वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली मैथ्स इजीएस्ट मैथ्स। आज हम देख रहे हैं आरबीएससी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सूचनाओं की खोज में आपने दैनिक जीवन में आपके सम्मुख निम्नलिखित प्रकार की सूचनाएं आई होंगी। पिछले 10 टेस्ट मैचों में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए कुल रन, पिछले 10 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों ओडीआई में एक गेंदबाज द्वारा लिए गए कुल विकेट, आपकी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित के यूनिट टेस्ट में प्राप्त किए गए अंक, आपके मित्रों में से प्रत्येक द्वारा पढ़ी गई कहानियों की पुस्तकों की संख्या इत्यादि। इन सभी स्थितियों में एकत्रित की गई सूचनाएं आंकड़े कहलाती हैं। आंकड़े या डाटा। आंकड़े प्राय एक ऐसी स्थिति के संदर्भ में एकत्रित किए जाते हैं जिसका हम अध्ययन करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए एक अध्यापिका की अपने कक्षा के विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई जानने में रुचि हो सकती है। इसे ज्ञात करने के लिए वह अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों की ऊंचाइयां लिखेगी, इन आंकड़ों को एक क्रमबद्ध रूप से संगठित करेगी और उसके अनुसार उनकी व्याख्या करेगी। कभी कभी आंकड़ों को यह सुस्पष्ट करने के लिए कि क्या वे क्या निरूपित करते हैं, आलेखीय रूप से निरूपित किया जाता है। क्या आपको उन विभिन्न प्रकार के आलेखों के बारे में कुछ याद है जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े थे? एक चित्रलेख संकेतों द्वारा प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण। जैसे कि एक कार 100 कारों को निरूपित कर रही है तो एक संकेत 100 कारों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी कि जैसे देखिए जुलाई में आपको 2.5 कार दी गई है, एक कार पूरी, एक पूरी और फिर तीसरी आधी। इसका मतलब जुलाई में कितनी कार हैं? 250, 100, 200 और 50 यानी कि 250। अगस्त में है आपके पास 3 कारें यानी कि 100, 100, 100 यानी कि 300। सितंबर में है 4 कारें यानी कि 100, 100, 100 और 100 यानी कि 400। जुलाई के महीने में कितनी कारों का उत्पादन हुआ? 250 कारों का। किस महीने में कारों का अधिकतम उत्पादन हुआ? किस महीने में हो रहा है? सितंबर में, क्योंकि सितंबर में सबसे अधिक कारें 400 कारें। ठीक है। एक दंडालेख। दंडालेख क्या होते हैं? बार ग्राफ, जिसे हम कहते हैं एक समान चौड़ाई के दंडों का प्रयोग करते हुए सूचनाओं का प्रदर्शन। दंडों की लंबाइयाँ क्रमशः उनके मानों के समानुपाती होती है। ठीक है। जैसे आप देखिए कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दी गई है आपको वाई अक्ष पे, और एक्स अक्ष पे क्या दिया गया है? शैक्षिक वर्ष। किस वर्ष में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? इस दंडालेख द्वारा क्या सूचना दी गई है? इस दंडालेख द्वारा दर्शाया गया है कि किस शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। विद्यार्थियों की संख्या को ये बार दर्शा रहा है। किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई? किस वर्ष में हुई? देखिए सबसे ज़्यादा हुई है 2003 से लेके 2004 में। इसमें सबसे ज़्यादा 100 विद्यार्थी बढ़े हैं। 2003 से 4 में 100 थे और 4 से 5 में कितने हो गए? 200। किसी में भी 100 की वृद्धि नहीं हुई। किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है? सिंपली आपको ग्राफ से देख सकते हैं आप, 2007-8 में विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। बताइए कि यह सत्य है या असत्य? 2005 से 6 में विद्यार्थियों की संख्या 3 से 4 की संख्या की दुगनी है। अब 3 से 4 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 100, और 5 से 6 में कितनी है? 250। तो यानी कि दुगनी नहीं हो गई, कितनी हो गई? 2.5 गुनी। 100 अगर दुगनी होती तो 100 से कितना होता? 200। लेकिन ये हो गया 250 तो 2.5 गुनी हो गई। अब आते हैं आपके पास द्विदंडालेख। द्विदंडालेख क्या होते हैं? आंकड़ों के दो समूहों को एक साथ दर्शाने वाला दंडालेख आपका द्विदंडालेख या डबल बार ग्राफ दर्शाता है। दो आंकड़ों को एक साथ दर्शाना है तो आप इससे डबल बार ग्राफ बनाएंगे। ठीक है। यहाँ जो आपको ग्राफ दिया हुआ है, जो प्लेन है वो तो क्या है? 2005 से 2006 के वर्ष के लिए, और जो शेडेड है, जो ब्लैक है, वो किस लिए है? 2006 से और 7 के वर्ष के लिए। एक तरफ आपके पास लिखा हुआ है वाई अक्ष पर एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, और एक तरफ दिए गए सब्जेक्ट। ठीक है। जैसे ऊपर क्वेश्चन पूछे थे वैसे सेम एज इट इज इसमें। अब देखिए आंकड़ों का संगठन। ऑर्गेनाइजिंग डाटा क्या होता है? प्राय हमें उपलब्ध आंकड़े असंगठित रूप में प्राप्त होते हैं, जिन्हें यथा प्राप्त आंकड़े रो डाटा कहा जाता है। अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के लिए हमें आंकड़ों को एक क्रमबद्ध रूप में संगठित करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए विद्यार्थियों के एक समूह से उनके मनपसंद विषयों के बारे में पूछा गया और उनके परिणामों की सूची नीचे दी गई। जिस विद्यार्थी को जो सब्जेक्ट पसंद था उसने अपना सब्जेक्ट बताया और उनको लिखा गया है। कौन सा विषय सबसे अधिक पसंद किया गया और कौन सा विषय सबसे कम पसंद किया गया। आकस्मिक रूप से लिखी गई रुचियों या पसंदों को देखकर इस प्रश्न का उत्तर देना सरल नहीं है।
हम मिलान चिन्हों या टैली मार्क्स का प्रयोग करते हुए इन आंकड़ों को सारणी 5.1 के रूप में व्यवस्थित करते हैं। अब टैली मार्क्स कैसे बनाए जाते हैं, देखिए इनको रेखाओं के रूप में निरूपित किया जाता है, जैसे 1 2 3 4, और जब 5वीं रेखा आएगी तो उसे हम कैसे खींचेंगे, आड़ी। ठीक है, ये आड़ी रेखा को हम क्या गिनेंगे, 5। ठीक है, 1 2 3 4, फिर 5, फिर उसके बाद 6 7 8 9, और फिर 10वीं आ जाएगी तो उसको टेढ़ी, फिर 11 12 13 14, फिर 15वीं आएगी तो उसको वापस से टेढ़ी रेखा के रूप में दर्शाएंगे। इस प्रकार आपके मिलान चिन्ह होते हैं। देखिए यहाँ पे भी सेम एज इट इज इसने ऐसे मिलान चिन्ह बनाए गए हैं। इस प्रकार के मिलान चिन्ह हो जाएंगे। उसके बाद देखिए प्रत्येक विषय के सम्मुख लिखी मिलान चिन्हों की संख्या से हम विशिष्ट विषय को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त करते हैं। यह संख्या उस विषय की बारंबारता कहलाती है। किसी प्रविष्टि की बारंबारता वह संख्या है जितनी बार वह प्रविष्टि आंकड़ों में आती है। सारणी 5.1 से अंग्रेजी को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की बारंबारता 4 है और गणित को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की बारंबारता 5 है। उपरोक्त रूप से बनाई गई सारणी एक बारंबारता बंटन सारणी या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहलाती है, क्योंकि इसे पता चलता है कि एक प्रविष्टि कितनी बार आई है। उसके बाद आता है आपके पास आंकड़ों का वर्गीकरण। विषयों की पसंद से संबंधित आंकड़े प्रत्येक प्रविष्टि के अनेक बार आने को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए कला को 7 विद्यार्थी पसंद करते हैं और गणित को 5 विद्यार्थी पसंद करते हैं इत्यादि। इस सूचना को आलेखीय रूप से एक चित्रालेख या एक दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, परंतु कभी कभी हमें बड़े आंकड़ों के साथ कार्य करना पड़ता है। उदाहरण के लिए कक्षा 8 के 60 विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त किए गए 50 में से निम्नलिखित अंकों पर विचार कीजिए। यदि हम प्रत्येक प्रेक्षण के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाएं तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अतः हम सुविधा के लिए प्रेक्षणों के लिए कुछ समूह या वर्ग बनाते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20 इत्यादि। प्रत्येक समूह या वर्ग में आने वाले प्रेक्षणों की संख्या के आधार पर एक बारंबारता बंटन या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार उपरोक्त आंकड़ों के लिए बारंबारता सारणी कैसे बनाई है इन्होंने, समूह इन्होंने डिवाइड कर लिया 0 से 10। अब 0 से 10 में क्या होगा, 0 से 9 नंबर वाले तक आएंगे, जिसके 10 नंबर आए वो 10 से 20 वाले समूह में आएगा। ठीक है, ऐसे 10 से 20 वाले समूह में कौन कौन से नंबर आएंगे, जिसके 10 से लेकर 19 तक नंबर आए। 20 इसमें नहीं आएगा, 20 किस में आएगा, 20 से 30 वाले में। ठीक है, उपरोक्त प्रकार से प्रस्तुत आंकड़े वर्गीकृत आंकड़े या ग्राफ्ड डाटा कहलाते हैं तथा प्राप्त बंटन वर्गीकृत बारंबारता बंटन कहलाता है। इससे अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने में सहायता मिलती है। जैसे अधिकांश विद्यार्थियों ने 20 और 40 के बीच अंक प्राप्त किए। 8 विद्यार्थियों ने 50 में से 40 से अधिक अंक प्राप्त किए। समूहों 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 इत्यादि में प्रत्येक एक वर्ग अंतराल या संक्षेप क्लास इंटरवल या क्लास कहलाता है। ठीक है, इसमें वही चीज़ समझाई गई है जो मैंने आपको बताया कि 0 से 10 में जो 10 है वो 10 नहीं आएगा। 0 से 10 अगर समूह हैं आपके पास तो 0 से लेकर 9 नंबर तक उसमें आएंगे, और 10 किस में आएगा, 10 से 20 में। ठीक है, इस प्रकार यहाँ से देखिए आप वर्ग अंतराल 10 से, अब यहाँ से देखिए आप वर्ग अंतराल 10 से 20 में 10 निम्न वर्ग सीमा या लोअर क्लास लिमिट तथा 20 ऊपरी या उच्च वर्ग सीमा या अपर क्लास लिमिट कहलाती है। ऊपरी वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा का अंतर वर्ग अंतराल या चौड़ाई या माप कहलाता है। उसके बाद देखिए एक विभिन्नता के साथ दंड। आइए 60 विद्यार्थियों द्वारा गणित टेस्ट एक विभिन्नता के साथ दंड। आइए 60 विद्यार्थियों द्वारा गणित टेस्ट में प्राप्त किए गए अंकों के वर्गीकृत बारंबारता बंटन पर पुनः विचार करें। उपरोक्त को संलग्न आरेख के रूप में निरूपित करके प्रदर्शित किया जाता है। क्या यह आरेख उन दंड आरेखों से किसी रूप में भिन्न है जो आपने कक्षा 7 में खींचे थे? ध्यान दीजिए कि यहाँ हमने क्षैतिज अक्ष पर प्रेक्षणों के समूह या वर्ग अंतरालों को निरूपित किया है। दंड की लंबाई वर्ग अंतराल की बारंबारता दर्शाती है। साथ ही यह दंडों के बीच में कोई रिक्तता नहीं है, क्योंकि वर्ग अंतरालों के बीच में कोई रिक्तता नहीं है। आंकड़ों का इस प्रकार का आलेखीय निरूपण एक आयत चित्र या हिस्टोग्राम कहलाता है। निम्नलिखित आरेख एक अन्य आयत चित्र है। ठीक है, इसी प्रकार आपको एक और आयत चित्र दिया गया है, उसे आपको देखना है। और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज आती है 5.1।
उसके बाद देखिए वृत्त आरेख या पाई चार्ट भी बोलते हैं इसे और वृत्त आरेख भी बोलते हैं। तो वृत्त आलेख क्या होता है आपके पास? क्या आपके सम्मुख कभी वृत्तीय रूप में निरूपित आंकड़े प्रस्तुत हुए हैं, जैसे आकृति 5.4 में दर्शाए गए हैं। ये आकृति आपकी 5.4 है, इसमें 2 वृत्त आरेख दर्शाए गए, एक दिन में एक बच्चे द्वारा व्यतीत किया गया समय और एक कस्बे में व्यक्तियों के आयु समूह। ये निरूपण वृत्त आलेख कहलाते हैं। एक वृत्त आलेख एक संपूर्ण और उसके भागों के में संबंध दर्शाता है। यहाँ संपूर्ण वृत्त को त्रिज्यखंडों या सेक्टर्स में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक त्रिज्यखंड का साइज या आमाप उसके द्वारा निरूपित क्रियाकलाप या सूचना के समानुपाती होता है। उदाहरण के लिए उपरोक्त आलेख में सोने की क्रिया में व्यतीत किए गए घंटों में त्रिज्यखंड का अनुपातिक भाग। देखिए सोने के घंटे कितने हैं विद्यार्थी के? 8 घंटे वो सोता है और टोटल पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो 8/24 यानी कि 1/3। इसलिए इस त्रिज्यखंड को पूरे वृत्त के 1/3वें भाग के रूप में खींचा गया है। इसी प्रकार स्कूल में व्यतीत किए गए घंटों के त्रिज्यखंड का अनुपातिक भाग क्या है? स्कूल में घंटों की संख्या बटा संपूर्ण दिन। तो स्कूल में कितने घंटे बिताया उसने? 6 घंटे। और संपूर्ण दिन कितना होता है? 24 घंटे का। तो 6/24 बराबर 1/4। इसलिए इस त्रिज्यखंड को वृत्त के 1/4 भाग के रूप में खींचा गया है। इसी प्रकार अन्य त्रिज्यखंडों के माप ज्ञात किए जा सकते हैं। सभी क्रियाकलापों की भिन्नों को जोड़िए। क्या आपको योग 1 प्राप्त होता है? वृत्त आलेख को पाई चार्ट भी कहा जाता है। ठीक है, कुछ आपको पाई चार्ट दिए गए, इनको समझिए और करने का प्रयत्न कीजिए। पाई चार्टों को खींचना, पाई चार्टों को कैसे बनाया जाता है? देखिए, किसी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा पसंद की जाने वाले आइसक्रीमों की महक या स्वाद के प्रतिशत नीचे दिए गए। चॉकलेट 50%, वनीला 25% और अन्य प्रकार 25%। आइए इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के रूप में निरूपित करें। वृत्त के केंद्र पर पूरा कोण कितना होता है? 360 डिग्री का होता है, ये हम जानते ही हैं। त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण 360 डिग्री के भाग या कोई भिन्न होंगे। हम त्रिज्यखंडों के केंद्रीय कोणों को ज्ञात करने के लिए एक सारणी बनाएंगे। सारणी बनाई, कौन कौन सी महक है? चॉकलेट, वनीला और अन्य प्रकार। चॉकलेट आपका 50%, टोटल 100% होता है, तो 50/100 यानी कि 1/2। 360 डिग्री का 1/2 बराबर 180। 360 का 1/2 क्या होगा? 360 इंटू 1/2 यानी कि 180 डिग्री। 2 से 360 कट गया 180 बार। ऐसे 25% का निकाला तो 90 डिग्री और वापस से 25% का निकाला तो 90 डिग्री। इस सुविधाजनक त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसका केंद्र O और एक त्रिज्या OA अंकित कीजिए। चॉकलेट के त्रिज्यखंड का कोण 180 डिग्री है। चांदी का प्रयोग करके कोण AOB 180 डिग्री बनाइए। ये चॉकलेट हो गया और बचे हुए त्रिज्यखंडों को भी इसी प्रकार अंकित कीजिए। तो ये आपके पास हो गया चॉकलेट और वनीला और ये अन्य स्वाद। इसी प्रकार आपका एक एग्जाम्पल है, इसको आपको करना है और इनके पाई चार्ट बनाने हैं। आगे देखिए, एक्सरसाइज 5.2 ये आपको करनी है। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है और पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगी। संयोग और प्रायिकता। कभी कभी ऐसा होता है कि वर्षा ऋतु में हम प्रत्येक दिन बरसाती लेकर बाहर निकलते हैं और कई दिनों तक कोई वर्षा नहीं होती, परंतु संयोग से एक दिन आप बरसाती ले जाना भूल जाते हैं और उसी दिन भारी वर्षा हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक विद्यार्थी एक टेस्ट के लिए 5 में से 4 अध्याय अच्छी प्रकार से तैयार कर लेता है, परंतु एक बड़ा प्रश्न उस अध्याय में से पूछ लिया जाता है जिसे उसने अच्छी प्रकार से तैयार नहीं किया था। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि एक विशेष रेलगाड़ी सही समय से चलती है, परंतु जिस दिन आप सही समय पर पहुँचते हैं उसी दिन वह देरी से आती है। आपको उपरोक्त प्रकार की अनेक स्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां आप एक संयोग चांस का सहारा लेकर कार्य करते हैं, परंतु वह उस प्रकार से नहीं होता जैसा आप चाहते हैं। क्या आप ऐसे कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? ये ऐसे उदाहरण हैं जहां किसी बात के होने या न होने के संयोग बराबर नहीं है। एक रेलगाड़ी के समय पर आने या न आने के संयोग बराबर नहीं है। जब आप कोई टिकट खरीदते हैं और यदि वह प्रतीक्षा सूची में है तो आप निश्चय ही संयोग का सहारा लेते हैं। आप ये आशा करते हैं कि जब आप यात्रा करेंगे तब संभवतः इस टिकट पर आपकी सीट आरक्षित हो जाएगी, परंतु यहाँ हम कुछ ऐसे प्रयोगों एक्सपेरिमेंट पर विचार करेंगे जिसके परिणामों के घटित होने के संयोग बराबर हैं। कोई परिणाम प्राप्त करना। आपने संभवतः ये देखा होगा कि एक क्रिकेट मैच के प्रारंभ होने से पहले दोनों टीमों के कप्तान बाहर जाकर यह निर्णय करने के लिए सिक्का या कॉइन उछालते हैं कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी। जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो आपको
जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो आपको क्या संभव परिणाम प्राप्त होते हैं? निसंदेह हेड या टेल, चिट या पट। कल्पना कीजिए कि आप एक टीम के कप्तान हैं और आपका मित्र दूसरी टीम का कप्तान। आप एक सिक्का उछालते हैं और अपने मित्र से चिट या पट बोलने को कहते हैं। क्या आप इस उछाल के परिणाम पर कोई नियंत्रण रख सकते हैं? क्या आपको चिट प्राप्त हो सकता है यदि आप ऐसा चाहते हैं, अथवा क्या आपको पट प्राप्त हो सकता है यदि आप ऐसा चाहते हैं? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। इस प्रकार का प्रयोग एक यादृच्छिक प्रयोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। चिट और पट इस प्रकार के दो परिणाम आउटकम्स हैं। ठीक है। संभावित परिणाम, कुछ संभावित परिणाम होते हैं। एक सिक्के को अनेक बार उछाला जाता है। जितनी बार चिट या पट आते हैं उन्हें लिख लिया जाता है। आइए अपनी परिणाम शीट को देखें और हम उछालों की संख्या में वृद्धि करते हैं। उछालों की संख्या, मिलान चिन्ह, चित्तों की संख्या, मिलान चिन्ह और पट की संख्या। एक सिक्के को 50 बार उछाला गया तो 27 बार चिट आया और 23 बार पट आया। 60 बार उछाला गया तो 28 बार चिट आया और 32 बार पट आया। इस प्रकार लिखा गया है। ध्यान दीजिए कि जब आप उछालों की संख्या अधिकाधिक बढ़ाते जाते हैं तब चिट्टों की संख्या और पट्टों की संख्या परस्पर अधिकाधिक निकट आते जाते हैं। ऐसा ही एक पासे के साथ भी हो सकता है जब उसे एक बड़ी संख्या में फेंका जाता है। 6 परिणामों में से प्रत्येक की संख्या परस्पर लगभग बराबर हो जाती है। ऐसी स्थितियों में हम कह सकते हैं कि प्रयोग के विभिन्न परिणाम समसंभावित या समप्रायिक हैं। इसका अर्थ है कि सभी में से प्रत्येक परिणाम के आने का संयोग एक ही है। संयोग को प्रायिकता से जोड़ना। घटनाओं के रूप में परिणाम, एक प्रयोग के प्रत्येक परिणाम या परिणामों के संग्रह से एक घटना या इवेंट बनती है। उदाहरण के लिए एक सिक्के को उछालने के प्रयोग में एक चिट प्राप्त करना एक घटना है और एक पट प्राप्त करना भी एक घटना है। एक पासे को फेंकने की स्थिति में परिणाम या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या फिर 6 आएगा। इनमें से प्रत्येक परिणाम प्राप्त करना एक घटना है। क्या एक सम संख्या प्राप्त करना एक घटना है? क्योंकि एक सम संख्या 2, 4 या 6 हो सकती है, इसलिए एक सम संख्या प्राप्त करना भी एक घटना है। एक सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, प्रायिकता कैसे निकालते हैं? देखिए, 3 संख्याएं हैं सम, 2, 4 और 6, है ना। और टोटल कितनी संख्याएं? 1 से लेकर 6 तक 6। तो संभावित संख्या बटा कुल संख्या। संभावित संख्या क्या क्या हो सकती है? 2, 4 और 6, यानी कि टोटल 3 संख्याएं। तो 3/6 यानी कि 1/2। इसी प्रकार आपका एक एग्जाम्पल है। फिर है वास्तविक जीवन से संबंधित संयोग और प्रायिकता। हमने उस संयोग की बात की थी जिसमें केवल उसी दिन वर्षा हुई जब हम बरसाती लेकर नहीं चले थे। आप प्रायिकता के पदों में संयोग के बारे में क्या कह सकते हैं? क्या यह वर्षा ऋतु में 10 दिन में से एक दिन हो सकता है? तब वर्षा होने की प्रायिकता 1/10 है। वर्षा न होने की प्रायिकता 9/10 है। ठीक है। इसके बाद है आपकी प्रश्नावली 5.3 और उसके बाद जो हमने पढ़ा वो। ठीक है। इस प्रकार आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है, चैप्टर नंबर 5 आपका RBSA क्लास 8 का। अगर आप लोगों को समझ में आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उनके आंसर्स भी करके दूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।